हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के ऊपर। जो थोड़ी लो लेवल लैंग्वेजेस थी हमने उनके ऊपर बात की थी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी? द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। हमने इनके ऊपर क्यों बात की थी? द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस क्या थी ये हमने पहले ही पिछली वीडियो में बता दी थी। तो जिसमें आपको सारा काम जीरोज एंड वन की फॉर्मेट में करना पड़ता है। एक एक चीज़ आपको जीरो एंड वन के फॉर्मेट में आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो जीरो वन के फॉर्मेट में ABCD लिखनी है, वो भी जीरो और वन में लिखनी है। नंबर्स का काम करना वो भी जीरो वन में करना, सब कुछ जीरोज एंड वंस में करना पड़ता था, सही है। तो ऐसा क्यों था? ऐसा ही होता है क्योंकि जो कंप्यूटर के जितने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी की भाषा समझते हैं। अब वो तो सिर्फ दो चीज़ें जानते हैं, बिजली आ रही है तो उसे हाँ बोलेंगे या वन बोलेंगे, बिजली नहीं आ रही तो उसे ना बोलेंगे या ज़ीरो बोलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स इस तरीके से सिर्फ दो ही सिग्नल पहचानते हैं, कौन से? जीरोज एंड वन। अब पहले इतनी एडवांस सॉफ्टवेयर्स और मैकेनिज्म्स होते नहीं थे, तो ह्यूमंस को भी मशीन के सबसे काम करना पड़ता था, जीरो और वन को समझना पड़ता था ह्यूमंस को, तब जाके इंस्ट्रक्ट कर पाता था कंप्यूटर को कि कुछ काम करना है करके। अब क्या है, धीरे धीरे करके टाइम बदलता चला गया। लो लेवल लैंग्वेजेस में ही एक सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, उसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें डिफरेंस था इट यूजेस निमोनिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ जीरोज एंड वंस। निमोनिक कोड्स यूज़ करती थी जीरोज एंड वंस का फॉर्मेट में। बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर आप इसमें देख सकते हैं 1101 0010 एंड 1111, इसका मतलब है 1101 यह 13, इसका मतलब है प्लस और इसका मतलब है 15। तो ऑब्वियस सी बात है यार, सभी स्टूडेंट्स को पहले बाइनरी नंबर सीखने पड़ेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बीच में प्लस माइनस वाले ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जाके वो कुछ काम कर सकता है बाइनरी में। यानी ये पूरा लंबा चौड़ा काम है सीखने का बाइनरी लैंग्वेज में। जबकि अगर कोई भी असेंबली लैंग्वेज सीखना चाहे तो वो थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है। क्यों? इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमने 13 और 15 लिखा और सिर्फ लिख दिया इंस्ट्रक्शन ऐड। तो अब कंप्यूटर समझ जाएगा कि हमें 13 और 15 जो है इनको ऐड करना है। ये जो ऐड है, ये जो हमने ऐड लिखा है, ये क्या है? निमोनिक कोड है या सिंबल है। और ये हमने किसकी जगह ऐड लिखा था? हमने किसी न किसी बाइनरी कोड की जगह पे लिखा है निमोनिक कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी इजी उसने कर दिया, हमारा समझना काम करना और इजी कर दिया। इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इजीली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और जो अब अल्टीमेटली ये मत समझना कि ये चीज़ और वो चीज़ अलग है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है कि हमने किस फॉर्मेट में इनपुट दिया। हमने इसे निमोनिक कोड्स में इनपुट दिया। पहले हम किस में इनपुट दे रहे थे? पहले हम बाइनरी नंबर्स में इनपुट दे रहे थे। चीज़ सेम है, बस हमारे इनपुट देने का तरीका बदल गया। अब जो असेंबली लैंग्वेज में होती है, जो असेंबलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को जो ऐड वाला पार्ट और इनको बाइनरी में बदल देते हैं, वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। असेंबलर या इनको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर, ये क्या करते हैं, इस चीज़ को इस चीज़ में बदल देते हैं। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर वही काम करता है। कंप्यूटर जीरो और वन के अलावा कंप्यूटर को नहीं समझ में आता कुछ। कंप्यूटर को दुनिया की जहाँ की कोई भाषा समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन ही समझ में आता है। ये तो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए ये एक नया सिस्टम निकाल लिया, जो कि बाद में आगे जाके इस हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में जीरो और वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का तरीका बदला है, कंप्यूटर के प्रोसेस करने का तरीका अब भी वही है, बट स्टिल हमारा काम, क्योंकि अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो निमोनिक कोड यूज़ करता था जीरोज एंड वंस के, तो फिर भी लैंग्वेज में काम करना ईजी हो गया। बट अगेन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं है जितना ये दिख रहा है। अगर आपको 13 और 15 ऐड करना है तो सिर्फ एक लाइन का कोड नहीं आएगा, इसमें कई चीज़ आएंगी। जैसे कि ये देखिए, आप पहले 13 और 15 को एक अलग अलग जगहों पे स्टोर करा रहे हो मेमोरी में। MEM का मतलब है मेमोरी, ठीक है। फिर उन मेमोरी के ब्लॉक्स को फिर 2 रजिस्टर्स में स्टोर करा रहे हो। फिर जिन रजिस्टर्स में स्टोर करा रहे हो उनमें आप एडिशन लगा रहे हो। एडिशन के बाद जिसमें रिजल्ट आया, रिजल्ट को आप फिर एक नई स्टोरेज दे रहे हो, ठीक है ना, यानी प्रिंट करा रहे हो, यानी अपना रिजल्ट देख रहे हो। तो ठीक है, तो सिंपल एडिशन के प्रोसेस में भी इसमें इतने सारे काम हो जाते हैं। जबकि तो अब हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ जो थी
इसमें भी काम बहुत है करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज भी इतनी ईजी नहीं है जितनी लग रही थी। इसमें पहले आपको हर चीज़ स्टोर करानी पड़ती है, फिर स्टोर कराई हुई चीज़ों में ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर ऑपरेशन से जो रिजल्ट मिलता है फिर अगेन उसे स्टोर करना पड़ता है। निमोनिक कोड्स याद करने पड़ते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने निमोनिक कोड देखा था ऐड, इसमें कई तरीके के निमोनिक कोड, जैसे इसमें इन्होंने एरो लगा रखा है, इस एरो का मतलब होता है मूव, ठीक है, हॉल्ट हो गया, अलग अलग करके निमोनिक कोड्स होते हैं, तो वो भी याद करने पड़ते हैं। तो अगेन याद करने वाला काम जहाँ आ जाए वहाँ मेहनत तो पड़ती है। तो इस मेहनत को रिड्यूस करने के लिए अब हम लोग लेके आए हाई लेवल लैंग्वेज। कैसे, ये मैं अभी आपको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी भी दोबारा देखते रहिए लगातार। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट वाली स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, मैंने सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया। क्या लिखा मैंने, इंट ए इज इक्वल टू 13, और मैंने फिर लिखा इंट बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब जो भी लोग बच्चे परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो। इंट का मतलब होता है इंटीजर। क्या मतलब होता है, इंटीजर। अब आप लोग इंटीजर्स तो पढ़ते हैं, ये क्या है, सिंपल मैथ सही है। ठीक है, ये चीज़ सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। आपने इंटीजर ए इज इक्वल टू 13 लिया, बी इज इक्वल टू 15 लिया, और आपने क्या कर दिया, सिंपल उप्स, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। देखिए 28। अब हमने क्या किया था, हम लोगों ने इंटीजर्स लिए थे। इंट का मतलब होता है इंटीजर, याद रखना। दो हम लोगों ने, हालांकि याद रखने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आपके लिए आपके जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। हमने एक इंटीजर लिया 13, दूसरा इंटीजर लिया 15, दोनों को ऐड किया, उन दोनों का ऐड किया, और उसका रिजल्ट हमने प्रिंट कराया, यहाँ पे आ गया 28। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। अगर आप चाहो आपको कुछ भी करना है, आप इंटीजर नाम भी लो। हमारे पास ऑलरेडी जो पहले से स्क्रीन प्रेजेंट थी, वो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल आउटपुट हमें दें 13 प्लस 15, समझ रहे हैं, 13 प्लस 15 28। ठीक है ना। तो अब आप पुरानी स्क्रीन में देखिए, पुरानी स्क्रीनों में हम लोगों ने कितने पापड़ बेले थे इस पहले वाले स्क्रीन्स में। ठीक है, हम लोगों ने, ये देखिए आप, 13 प्लस 15 हमें 28 आउटपुट लेने के लिए पहले 13 को हमें पहले ये लिखना पड़ा 1101, प्लस को ये लिखना पड़ा, 15 को ये लिखना पड़ा। उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज में हमें ये सारे काम करने पड़े। मतलब इससे बहुत डिफिकल्ट था पहले प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्राम लिखना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। लेकिन अब आप लोगों को 28 चाहिए, आपको 2 नंबर्स हमने प्रिंट करना है। 2 नंबर्स हमने कैसे प्रिंट कर दिए, सिंपल आपने एक लाइन लिखी, सी आउट 13 प्लस 15 जो कि आगे 28। इस तरीके से आप कुछ भी मैथमेटिक्स लगा सकते हो इसमें। आपको मल्टीप्लाई, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई में मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूँ, प्लस में मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूँ, डिवाइड में मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूँ, कुछ नहीं करना। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 2 लिख दिया, हमें कुछ नहीं करना। अब जो काम करेगा कंप्यूटर करेगा। 26, ठीक है ना। और 13 माइनस 4 देखिए, अब जो भी काम हम लगातार कर लेंगे। 13 माइनस 4, ये कंप्यूटर ने आउटपुट दिया। लाइक अपनी लेफ्ट स्क्रीन में देखना 9, ठीक है ना। तो आप राइट स्क्रीन में जो भी आप लिख रहे हो, आप सिर्फ एक लाइन लिख रहे हो आप, और आपको एक लाइन में आउटपुट मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने पहले कैसे कैसे हम लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें 01 में बड़ी बड़ी चीज़ें याद करनी पड़ती थी। 0s and 1 के फॉर्मेट में बड़ी बड़ी चीज़ याद करनी पड़ती थी। फिर बाद में हमें कोड याद करने पड़ गए। कोड याद करना थोड़ा सा ईजी हो गया, लेकिन अब भी काम बचा था। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब फिर आई और ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस।
जिनमें हम लोगों ने देखा कि आप एक लाइन से ही पूरा का पूरा काम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये था ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज आई क्यों? हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए आई क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेजेस थी वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती थी। कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी मतलब एक कंप्यूटर में लिखी हुई मशीन लैंग्वेज, एक कंप्यूटर में लिखा हुआ मशीन लैंग्वेज में कोड, यानी आपने 0-1 के फॉर्मेट में आपने पता चला आप लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, वो दूसरे कंप्यूटर को समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने राइट स्क्रीन में देखना मेरी, अगर आप लोगों ने मेरी राइट स्क्रीन पे देखते रहिए, अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिख के भेजा आपने, ठीक है, 000 जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिख के भेजा, अब कुछ कंप्यूटर तो होंगे वो इसे इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, 3-3 के पेयर बना के रख दिए है नहीं, 3-3 के 4 पेयर बन गए। अब एक कंप्यूटर ऐसा था, उसने सेम इंस्ट्रक्शन लिया और उसके क्या कर दिया, उसने 4-4 के 3 पेयर बना दिया। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, इस लैंग्वेज का उसने, देखिए चीज़ वही है। अब आप देखेंगे तो चीज़ क्या थी, चीज़ वही है अब भी। ठीक है, चीज़ वही है अब भी, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कंप्यूटर ए ने लिखा है, जो कंप्यूटर ए ने किया वो भी वही चीज़ है, और जो कंप्यूटर बी ने किया वो भी वही चीज़ है। तो अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है हर कंप्यूटर के रजिस्टर साइज से लेकर के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। हार्डवेयर अलग होता है। जैसे आपने गाड़ियाँ देखी हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो उबड़ खाबड़ में चलने के सबसे डिज़ाइन होती है, कुछ गाड़ी होती है जो रेस के सबसे डिज़ाइन होती हैं, कुछ कार्स होती हैं जो सिर्फ लग्जरी के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं, ठीक है, और कुछ तो ऑटोमोबाइल्स ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से खेतों में उतरने के, जैसे ट्रैक्टर है, जो काम छोटी कार कर सकती है वो काम ट्रैक्टर नहीं कर सकता। जैसे छोटी मोटी जगहों में जाना, गलियों में घुसना, वो ट्रैक्टर नहीं कर पाता, और जो काम ट्रैक्टर कर पाता है वो छोटी कार नहीं कर सकती, खेतों में काम छोटी कार नहीं कर सकती। तो अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग कंप्यूटर वैरायटी होती है, कंप्यूटर की अलग अलग वैरायटीज़ होती है। तो ठीक है ना, अलग अलग तरीकों के कंप्यूटर होते हैं, तो उनका हर कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन लेने का, इनपुट लेने का तरीका अलग होता है। तो जब हम लोग मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे तो उनके इनपुट सप्लाई करने का तो उनके इनपुट लेने का, क्योंकि कंप्यूटर का तरीका अलग होता है, इसलिए एक मशीन लैंग्वेज या एक असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, यानी अगर आप फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो कोड आपके कंप्यूटर में चल रहा हो वो दूसरे कंप्यूटर में भी चले। यानी आपका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन अगर आपके कंप्यूटर को समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन दूसरे कंप्यूटर को भी समझ में आए। यानी कि अब नीड क्या थी? नीड ये थी कि यूनिवर्सलिटी लाने की, ठीक है ना, नीड क्या थी? यूनिवर्सलिटी लाने की, कि यूनिवर्सल हो कोड। अगर आप लिख रहे हो अगर आपने 13-4 आपने इसमें किया तो वो हर कंप्यूटर में 13-4 9 होना चाहिए, ठीक है। नीड क्या थी? नीड ये थी कि हर कंप्यूटर में वो आपका लिखा हुआ कोड चलना चाहिए। इस नीड ने जन्म दिया हाई लेवल लैंग्वेजेस को। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाई, ये जो थी हाई लेवल लैंग्वेज थी। हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, कुछ एडिशनल ये जो चीज़ें थी आसपास की, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर हम ना ध्यान दें तो बेटर है, क्योंकि ये हमें ऑब्वियसली प्री डिफाइंड मिलती हैं जनरली, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया और हमें आउटपुट मिल गया। ये कोड हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, हर जगह पे चलता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में मैंने क्या करता हूँ, लिखता हूँ कुछ नहीं, इस वेबसाइट में थोड़ी सी एरर है, इसमें आपको साइन अप करना पड़ता है, जो कि मैं साइन अप करना है नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हर प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे, इस वेबसाइट में भी, तो आप देखेंगे कि इसमें भी सी आउट करके
जो भी प्रिंट करना वो देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, हर एक चीज़ हर जगह वही मिलेगी आपको। यानी कि ये कोड कैसा है मेरा, ये कोड है यूनिवर्सल, ये हर जगह पे, हर कंप्यूटर में, हर चीज़ में जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मेरी लैंग्वेज का सपोर्ट होगा वहाँ वहाँ ये कोड चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है मशीन लैंग्वेज पे लिखा हुआ कोड जो मेरा हो वो वही कोड वैसे ही चले हर कंप्यूटर में, लेकिन ये कोड ऐसे ही चलेगा हर कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए आई थी क्योंकि इस पे लिखा हुआ कोड हर कंप्यूटर में चलता था, इस पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हर कंप्यूटर पे चलते थे। कोड, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है कोड में क्या बोल रहा हूँ, तो कोड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग चीज़ें कोड वर्ड्स में यूज़ करते हैं तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है कोड में और इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज्ड सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड कॉमन मैथमेटिकल सिंबल्स, तो इसलिए ये थोड़ी इजी हो गई क्योंकि ये कुछ लैंग्वेज को यूज़ करती है, कुछ इंग्लिश के मैथमेटिक्स को यूज़ करती है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश की कैसे, ऐसा हम इफ़ यूज़ करते हैं इसमें, इफ़ 13 इज ग्रेटर देन 4 सी आउट, यस, एल्स नो। ठीक है, अब आप देखिए ये इंग्लिश इफ और एल्स क्या हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। 13 इज ग्रेटर देन 4, ये क्या है, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशंस को यूज करती है अपने रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसको फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यस, क्योंकि 13 ऑब्वियस सी बात है 4 से बड़ा है तो इसलिए आपको यस मिल गया। ठीक है ना। अगर आप लिखते 13 इज लेस देन 4, इफ 13 इज लेस देन 4 अगर आप लिखते तो आपको डेफिनेट सी बात है नो मिलता है। क्यों? क्योंकि 13 4 से छोटा तो है नहीं, 13 तो 4 से बड़ा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपकी कंडीशन इफ वाली कंडीशन जो होगी अगर आपकी सही होगी तो ये यस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, नो आपको यूज हो गया। यानी आप इंग्लिश में जैसा आप इफ एल्स यूज करते हो इसमें भी आपको मतलब सेम तरीके से इफ एल्स यूज करते हो। तो सिमिलरली इंग्लिश वाले वर्ड्स और मैथमेटिक्स के सिंबल्स जो हैं इसमें यूज हो पाते हैं। इसलिए भी ये लैंग्वेज थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स से सब कुछ यूज हो पाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले कुछ मिनट्स पहले हमने बात की थी कि इन वर्ड्स अल्टीमेटली ये चीज भी किस में जाके बदल रही है, अल्टीमेटली ये चीज भी तो बाइनरी में जाके ही बदल रही है। क्यों? ये जो हम लोगों ने कोड लिखा राइट हैंड साइड में ये भी तो इसी में जाके बदल रहा है। क्यों? ये जो आप लोगों ने कोड लिखा था आपने, हम लोगों ने 13+5 किया था। ठीक है, तो अब वो भी तो जाके इसमें ही चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। ये भी तो 13+5 है, ये भी 13+5 है। तो अब बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में 0s and 1 के फॉर्मेट में कैसे चेंज होता है। ये चेंज होता है थ्रू अ प्रोग्राम, एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप कहते हो कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, 0s and 1 के फॉर्मेट में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये काम क्या करता है, अब आप ये कह दोगे कि एक इंटरप्रेटर में कंपाइलर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर पे भी आएंगे बट धीरे धीरे करके। कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड को उठाएगा, ये इस पूरी फाइल को उठाएगा, इस पूरी फाइल को उठा करके समझेगा, अच्छा ये कहना चाह रहा पूरा मशीन लैंग्वेज, और फिर उसे 0 and 1 के फॉर्मेट में बदल के रख देगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम एक बार में उठेगा और मशीन लैंग्वेज में बदल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ एरर्स आएंगी तो जैसे ये एरर्स ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर वाले पार्ट में जहाँ कर्सर घूम रहा है, अगर एरर्स आएंगी तो एरर्स इस तरीके से प्रेजेंट कर देगा आपको। एरर नहीं आएगी तो फटाफट चलता रहेगा। फिर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो इंटरप्रेटर्स यूज़ करती है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर यूजेस लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द कोड। तो अब लाइन बाय लाइन रीड करता है, किसी लाइन में एरर होती है तो सही है, अदरवाइज वो उसे ओके प्रेजेंट करता है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में से बेटर कौन सा होता है, फास्टर तो देखिए कंपाइलर ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे कोड को एक बारी में उठाता है, पढ़ता है, जितनी एरर होती है प्रेजेंट करता है, अदरवाइज उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में एट वंस। ठीक है ना, एक बारी में मशीन कोड में बदल देता पूरे प्रोग्राम को। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले एक लाइन पढ़ेगा, उसे मशीन कोड में बदलेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर उसे मशीन कोड में बदलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा लेता है इंटरप्रेटर।
तो इसलिए कुछ कई जगहों पे जहाँ पे स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वहाँ पे कंपाइलर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे आपको हैवी प्रोग्रामिंग करनी है, जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन आपकी डिटेल्स मैटर करती हैं, वहाँ पे इंटरप्रेटर जो यूज़ करते हैं जो लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेज आपकी ज़्यादा काम में आती हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हाई लेवल, आज हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के ऊपर। थोड़ा बहुत हम लोगों ने रिवीजन किया मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का। मेनली हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझा क्या होती हैं और तीनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, आज हम लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया। इसके बाद जो हमारा बचता है वो बचता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो हम थोड़ा बहुत बुक की हेल्प से भी समझ लेंगे।